जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 14 लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिनमें आज हम अधिगम के सोपानकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है नंबर 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं सोपानकी से। तो यह सीटेट और यूपीटेट के लिए खासकर आप लोगों के लिए बनाया गया वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो 14 में अधिगम की सोपानकी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यह किसने दिया था? तो दोस्तों यह गैने ने अपने अधिगम के 8 सोपानकी प्रस्तुत किया था। तो आज हम इनमें जानेंगे अधिगम के सोपानकी के 8 प्रकार को विस्तृत रूप से, और एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों को। तो आइए देख लेते हैं। तो वीडियो को लाभ लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही। तो चलिए देख लेते हैं पहला सोपानकी। पहले अधिगम सोपानकी के बारे में जान लेते हैं। तो जो अधिगम सोपानकी है आर्यन गैने नामक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने दिया था। आर्यन गैने नामक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था? तो सन 1956 ईस्वी में दिया था। तो देख लीजिए, आर्यन गैने नामक मनोवैज्ञानिक ने सन 1956 ईस्वी में अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए अधिगम के सोपानकी या अधिगम अधिक्रम नामक शब्दावली का प्रयोग किया था। दो नाम से जानते हैं, अधिगम सोपानकी अथवा अधिगम अधिक्रम के नाम से भी इस सोपानकी को जाना जाता है। बात करते हैं इन्होंने कितने भागों में दिया। तो इन्होंने 8 भागों में अपनी सोपानकी को प्रस्तुत किया। तो बारी बारी से देख लेते हैं, उसके बाद विस्तार से चलेंगे। तो इसमें है गैने ने अधिगम सोपानकी में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। पहले नंबर पे आपका आता है संकेत अधिगम। दूसरे नंबर पर आपका आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसे आर लर्निंग भी कहा जाता है। तीसरे स्थान पर आपका आता है श्रृंखला अधिगम। चौथे स्थान पर आपका आता है शाब्दिक अधिगम। यह बढ़ती जटिलता के आधार पर बनाया गया है। आगे बात करते हैं 5वें, 6वें, 7वें के नंबर की। तो जो 5वां नंबर आपका है बहुविवेदन अधिगम आता है। 6वें स्थान पर आता है आपका सम प्रत्यय अधिगम। 7वां स्थान सिद्धांत अधिगम और 8वां समस्या समाधान अधिगम के रूप में इन्होंने बांटा है। तो कुल इन्होंने 8 प्रकार से अपने सोपानकी को बांटा है, बढ़ती जटिलताओं के आधार पर बनाया है। तो आइए चलते हैं इनके एक एक सोपानकी के बारे में हम जान लेते हैं। एक एक सोपानकी के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला नंबर पे आपका है संकेत अधिगम। तो जो संकेत अधिगम है संकेत अधिगम को और एक नाम जाना जाता है जिसे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी संकेत अधिगम को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह पावलोव के देख लीजिएगा, अगला पॉइंट है यह पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप होता है। जैसे पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत था, उन्हीं के जैसा ये संकेत अधिगम होता है। जैसे आगे बात करते हैं तीसरा, इसमें यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? यांत्रिक ढंग से आदतों का निर्माण किया जाता है। जैसे पावलोव ने कुत्ते को घंटी बजाकर उसका आदत बना दिया था, उसी तरह इसमें यांत्रिक ढंग से किसी भी व्यक्ति का भी निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट है गैने ने इस अधिगम को अपने सोपानकी में सबसे नीचे स्थान यानी सबसे निम्न स्थान प्रस्तुत किया है या दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है उसे एसआर लर्निंग भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को एसआर लर्निंग भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसे क्रिया प्रसूत अधिगम भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को क्रिया प्रसूत अधिगम भी कहा जाता है और एसआर लर्निंग भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है यह स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित होता है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है इसमें पुनर्वरण की अधिकता होती है, जिस कारण पुनर्वरण की अधिकता होने के कारण इसे गैने ने अपने सेकंड स्थान पर रखा, अपने सोपानकी में दूसरे स्थान पर रखा है। अगला बात करते हैं श्रृंखला अधिगम की। श्रृंखला अधिगम की बात करें तो इसमें देख लेते हैं
श्रृंखला अधिगम जो महत्वपूर्ण है इसे क्रमिक अधिगम भी कहा जाता है, क्रमिक अधिगम भी कहा जाता है। यही श्रृंखला अधिगम से अगर पूछा जाता है तो इसे क्रमिक अधिगम भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें किसी अधिगम में के लिए क्रम रूप से अधिगम करना होता है, क्रम रूप से अधिगम करना होता है, अर्थात कुछ आप देखते हैं या कुछ किसी चीज़ का अधिगम करते हैं तो उसको क्रम बाई क्रम नियमतः आप उस पर अधिगम करते हैं। अगला पॉइंट है, गैने ने इसे अपने सोपानकी में तीसरा स्थान प्रस्तुत किया है। गैने ने इसे अपने सोपानकी में तीसरा स्थान दिया है। अगला पॉइंट, अगला श्रृंखला देखते हैं आपका शाब्दिक अधिगम के बारे में। अगला आपका आता है शाब्दिक अधिगम के बारे में। तो देख लीजिए शाब्दिक अधिगम में है क्या। शाब्दिक अधिगम में पहला पॉइंट है, यह केवल मानव समुदाय में ही पाया जाता है। कौन सा शाब्दिक अधिगम? केवल मानव समुदाय में ही पाया जाता है, जबकि इसके ऊपर यानी इसके पहले सभी अधिगम पशु पक्षियों में पाए जाते हैं। यानी 3 अधिगम इसके ऊपर पाए गए थे। कौन कौन सा? संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम। इसके पहले यही 3 अधिगम पाए गए थे जो पशु पक्षियों में भी पाए जाते हैं, किंतु शाब्दिक अधिगम केवल मनुष्य समुदाय में ही पाया जाता है। अगला पॉइंट है, गैने ने इसे अपने सोपानकी में चौथा स्थान दिया है, यानी 4th नंबर स्थान दिया है। अगला टॉपिक है आपका बहुविवेदन अधिगम। उसके बारे में देख लेते हैं। बहुविवेदन अधिगम में इसमें प्रस्तुत अनेक उद्दीपकों में से इच्छित यानी इच्छा अनुसार उद्दीपकों को पहचानना, फिर उसके अनुसार क्रिया करना होता है। बहुविवेदन अधिगम में यानी आपको अंतर स्पष्ट करना होता है, अर्थात इसको देखा जाए तो इसमें आपको बहुत सारे उद्दीपक आपके बीच रखा गया होगा। आप उस उद्दीपकों में से अपनी इच्छा अनुसार उद्दीपक को पहचानेंगे, फिर उस उद्दीपक के अनुसार आप क्रिया करेंगे, तो इसमें बहुविवेदन अधिगम होता है। अगला पॉइंट है, इस अधिगम को कुछ सीमा तक, इस अधिगम यानी बहुविवेदन अधिगम को कुछ सीमा तक गेस्टाल्ट अधिगम के समकक्ष माना जाता है। किसके समकक्ष माना जाता है? तो गेस्टाल्ट अधिगम के समकक्ष माना जाता है। गैने ने इसे अपने सोपानकी में 5वां स्थान दिया है। किसे दोस्तों? बहुविवेदन अधिगम को। किसको? बहुविवेदन अधिगम को गैने ने अपने सोपानकी में 5वां स्थान प्रस्तुत किया है या दिया है। अगला संप्रत्यय अधिगम। इसमें देख लेते हैं संप्रत्यय अधिगम में। संप्रत्यय का मतलब होता है पूर्व ज्ञान से। तो इसमें पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, प्रशिक्षण अथवा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर संप्रत्ययों का निर्माण करने से होता है। संज्ञानात्मक के बारे में आप पढ़े ही हैं। संज्ञानात्मक में आपके कितने पक्ष आते हैं तो आप वहाँ पिछली वीडियो में जा करके वहाँ पे देख सकते हैं संज्ञानात्मक है क्या। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है संज्ञानात्मक में कितने पक्ष होते हैं, तो वहाँ से पिछली वीडियो में जाकर आप संज्ञानात्मक के बारे में देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है आपका, अगला पॉइंट है आपका, प्राणी जो कुछ भी कहता है, सोचता है अथवा निर्णय लेता है उसमें संप्रत्यय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप कुछ भी सोचते हैं, करते हैं तो उसमें संज्ञानात्मक का समावेश जरूर होता है। संज्ञानात्मक का समावेश होना अर्थात संप्रत्यय का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गैने ने इसे अपने सोपानकी में 6वां स्थान दिया है। गैने ने इसे अपने सोपानकी में 6वां स्थान दिया है। इसे निर्मितवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे निर्मितवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो संप्रत्यय अधिगम को निर्मितवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। संप्रत्यय में पूर्व अनुमान, अनुभव और ज्ञान पर बल दिया जाता है। संप्रत्यय अधिगम में पूर्व अनुभव और ज्ञान पर भी बहुत बल दिया जाता है, बहुत जोर दिया जाता है। अगला टाइप है आपका, अगला सोपानकी है आपका सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम में देख लीजिए तो सिद्धांत अधिगम में पहला पॉइंट है, इसका अर्थ सिद्धांतों को समझने से होता है। सिद्धांतों अथवा नियमों को समझने से होता है। अगला पॉइंट है, कोई कार्य कब, कैसे, कहाँ होगी, यह सिद्धांत के आधार पर भावी घटना का अनुमान लगाया जाता है। यह सिद्धांत के आधार पर भावी घटना का अनुमान लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, गैने ने इसे अपने सोपानकी में 7वां स्थान दिया है। किसे दोस्तों? सिद्धांत अधिगम को गैने ने अपने सोपानकी में 7वां स्थान दिया है। अगला है आपका लास्ट है समस्या समाधान अधिगम। तो जो समस्या समाधान अधिगम है उसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो यह अधिगम
गैने द्वारा प्रस्तुत सोपानकी का सर्वोच्च स्तर होता है। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम। समस्या जो समाधान अधिगम है, गैने द्वारा प्रस्तुत सोपानकी का सर्वोच्च अथवा उच्च स्तर होता है। दूसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत मनुष्य अपने समस्या का समाधान स्वयं करता है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपनी समस्या का समाधान कर अपनी कार्य को सफल बनाता है। आगे बात करते हैं, समस्या समाधान अधिगम ही मानव जाति को विभिन्न क्षेत्र में प्रगति और विकास के मार्ग दिखाता है। जैसे आपकी कोई समस्या आती है और उस समस्या को हल कर आप अपने उस क्षेत्र में प्रगति और विकास कर पाएंगे। अगला है, इसमें मानसिक शक्तियों का अधिक बल या अधिक प्रयोग किया जाता है। किसमें? समस्या समाधान में मानसिक शक्तियों का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें अपनी समस्या का क्या करना है? समाधान करना है। इसलिए हमें मानसिक शक्तियों का यानी तर्क शक्तियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट कर हमें भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्त, यदि आपके दोस्त इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर करिएगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आप भी नए हैं तो आप भी इस वीडियो के मेन पेज पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी तैयारी हमारी तैयारी है, आपकी तैयारी हमारी तैयारी है, यानी आपकी तैयारी जो है, हम आपकी तैयारी को निश्चित रूप से अच्छे से कराएंगे। यदि आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आपकी निश्चित है साइकोलॉजी में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप 30 में से 30 निश्चित रूप से आप करके आएंगे और आपका 100% नंबर्स की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।